Good morning, students. So, yesterday we have seen about the rumors which the people started to believe, and this was something we can see the people thought that the Britishers want to change their religion by education or by different means of the systems. But some of the laws were also there which was not convenient to the Indian people, and they are not willing to go with that. So here we are going to see the next paragraph of that rumor point. Why did the people believe in the rumors? उसके third paragraph से हम start करेंगे. On a variety of pleas like misgovernment and the refusal of the recognizing adoption. अगर हम देखें तो अंग्रेज सरकार ने जैसे शिक्षा के अंदर जो है कस्टम पढ़ाना शुरू किया कि हिंदू जो विधवाओं को वापस विवाह करना चाहिए और सती प्रथा एबॉलिश होनी चाहिए, उसी प्रकार से अगर देखें तो बाद में एक और जो मिस गवर्नमेंट सिस्टम था वो भी डेवलप हो रहा था. ये मिस गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो अडॉप्शन यानी कि जो राजा रानी है वो कोई बच्चा अडॉप्ट करके उसके साथ मतलब अपना सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते. Then the Britishers inside, not only the Awadh but many kingdom and participating like the Jhansi and Satara. इसी कारण से झांसी और सतारा के ऊपर भी अंग्रेज सरकार ने ये कहा कि आपके पुत्र नहीं है तो आप दत्तक पुत्र नहीं लेंगे, अगर लेते हैं तो भी उसे राज्य नहीं दिया जाएगा. अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य ने ऐसा एक कानून, ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर इस कानून को रखा था कि लैंड सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू जो है फिर किसके हाथ में आ जाएगा, अंग्रेज सरकार के हाथ में आ जाएगा. और ये सारे कानून जो है उत्तर भारत में एक्टिवेट हो रहे थे. इसके बाद अगर हम देखें तो लोगों को ये लगने लगा कि भाई अब राजा और रानी हर तरीके से पाबंद हो चुके हैं, सोशल और रिलीजियस कस्टम पैटर्न जो है वो चेंज होने लगे हैं. लैंड होल्डिंग और रेवेन्यू पेमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुके हैं. अल्टीमेटली हो सकता है कि स्लोली ये लोग क्या करें, हमारी चीजों को बदले. इसका खास मुद्दा ये था अगर देखें तो एक्टिव क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वहां पर काम कर रहे थे और सोशल जो माइंडसेट को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण से लोगों के अंदर ये रूमर तेजी से फैला कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, हमें जो है अंग्रेज जो है हमें ईसाई बना देंगे क्योंकि सब कुछ इनके हाथ में चला गया. हमारा धर्म और हमारे रीति रिवाज जो है वो भी ये क्या करेंगे, हमसे छीन लेंगे. तो ये बात शिफ्टली बहुत तेजी से वहां फैली. अगर हम देखें तो एक्सप्लोर द बेसिस ऑफ द रिवोल्ट इन 1857 इन सम डिटेल. लेट अस लुक एट अवध. अब हम जा रहे हैं अवध की कहानी देखने कि आखिर अवध में क्या हुआ था जिसके कारण इतनी तेजी से ये सब चीजें हुई, क्योंकि यही कारण थे. पर अवध में हम उसको एक मॉडल के रूप में देखेंगे और उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके आधार पर हम ये जो भी ड्रामा ऑफ 1857 है उसको देखेंगे. सो नाउ कम टू अवध. द अवध इन द रिवोल्ट. ओके, अवध जो है विद्रोह के अंदर. इसका पहला ही जो पॉइंट है वो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, परंतु ये जो है 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि अवध एक चेरी है जो अंग्रेजों के मुंह में गिरने वाली है, यानी वो उसको खाने वाली है. और अगर हम देखें तो 5 साल बाद 1856 के अंदर धीमे धीमे अंग्रेज सरकार ने पूरी तरीके से अवध को क्या कर लिया, हत्या लिया. और वहाँ के जो जनता के सबसे प्रिय जो वहाँ के रूलर थे नवाब वाजिद अली, उनको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया यानी कि निकाल दिया. नाउ अगर हम देखें तो ओके, देन I will read it for you. Already I have explained that. In the 1851, the Governor General Lord Dalhousie described the kingdom of Awadh as a chain that will drop into our mouth one day. ये उनके कोटेशन है, अंडरलाइन कर लें. कई बार पूछा जाता है किसने कोट किया था. Then 5 years later, in 1856, the kingdom was formally annexed to the British Empire.
बाद में अगर हम देखें तो ये कब ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में आ गया था 56 में। द कॉन्कर हैपेंड इन द स्टेजेस। ये जो अवध पर कब्जा था वो अलग अलग हिस्सों में हुआ, एक झटके से नहीं हुआ था अंग्रेजों का। The subsidy alliance had been imposed on the Awadh in 1801. What is subsidy alliance? आपके ब्लॉक में दे रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके अनुसार करीब करीब 4 कानून थे जो मानना बहुत जरूरी था, और इसको सब्सिडी अलायंस का सिस्टम जो था वो लॉर्ड वेस्ली ने 1798 में जो है बनाया और इम्पोज करने की बात कही थी। सबसे पहला पॉइंट ये था कि द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन देयर अलाइड एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेटन, यानी कि प्रोटेक्शन हटा दिया खुद का और बोल दिया कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे अंदर और बाहर हर तरीके से। उनकी टेरिटरी जो है वो भी क्या की जाएगी, ब्रिटिश आर्मी के द्वारा ही सैनिटाइज करवाई, मतलब प्रोटेक्ट करवाई जाएगी और प्रॉपर सिस्टम यानी कि सैनिटोरियल करी जाएगी। देन हम देखेंगे जो भी उनके इस दस्तावेज में उनके साथ अलाइन होता है, जुड़ता है, द एलॉय वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग देयर कंटीजेंट। जो व्यक्ति इसके साथ जुड़ेगा उसको अंग्रेज सरकार पैसा और सब प्रकार की मदद अवेलेबल करेगी ताकि वो अपने ही रुतबे में अपने ही तरीके से रह सकते हैं। The allied could enter into agreement with other rulers or engage in the warfare only with the permission of Britishers. ये जो भी व्यक्ति या जो भी राजा इस सिस्टम के अंदर इस साझे में आता है उसे अंग्रेज सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध लड़ता है या किसी दूसरे राजा की मदद करना चाहता है। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं बड़े प्यार से किसी ने मतलब कि इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, नवाबों और राजाओं के हाथ काट डाले थे ताकि वो किसी भी तरीके से अपने आप में स्टैंड नहीं कर सके। सिर्फ उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट देकर उन्हें कठपुतली की तरह अंग्रेज सरकार ने बना दिया। देखने में अच्छा था और लोगों हमारे राजा महाराजा ने मतलब उस समय ध्यान नहीं किया, इस कारण से उन्होंने इस चीज को क्या कर लिया, बड़े टेक्निकली उनके ऊपर कब्जा करने का एक अस्त्र बना रखा था। हम देखेंगे कैसे। तो ये जो है अवध में 1801 में अप्रूव करवाया गया और इसके अंदर जैसे मैंने कहा था आपके नवाब वाजिद अली जो थे वो इसमें आए तो उनको डिसबैंड कर दिया कि वो अपनी मिलिट्री फोर्सेस नहीं रख सकते। गवर्नमेंट ने उनको क्या कहा, पोजीशन नहीं है कि आप अपने इस चीज को रखो। इसके हिसाब से उनके यहाँ पर मतलब इसके वाजिद अली के यहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा जो वहाँ की कोर्ट की हर एक कार्रवाई के बारे में नजर रखेगा और बताएगा। सीधी सी बात है स्पाई के तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपना तरीका जो है अंग्रेज सरकार को हम बात बताए कि क्या हो रहा है नवाब के कोर्ट के अंदर। नवाब जो है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश के ऊपर निर्भर हो जाते थे कानून और कायदे को निर्वाह करने के लिए, उनको संभालने के लिए, क्योंकि उनके पास सफाई नहीं है, उनके पास आर्मी नहीं है। तो उनके ही इलाके के जो चीफ है, मुखिया है, तालुकदार है या उनके इलाके में कोई विद्रोह करने वाले ये उससे जाकर लड़कर और उसमें कब्जा नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे इनका वर्चस्व किनारे वाले इलाकों पे शुरू हो चुका था। ब्रिटेन जो है उसका इंटरेस्ट अवध के अंदर बहुत तेजी से बढ़ा क्योंकि ब्रिटेन को ये पता चला, ब्रिटिश सरकार को ये पता चला कि यहाँ की मिट्टी बहुत उर्वरक है, ये खास तौर से इंडिगो यानी नील और कॉटन कपास उगाने के लिए बेहद बढ़िया है। और ये जो है ये इलाका यानी कि उत्तरी भारतीय इलाके या अपर इंडियन जो एरियाज है वहाँ के बेस्ट मार्केट के रूप में अवेलेबल हो सकता है। देन अगर हम देखें तो 1850s के अंदर ये जो इलाके हैं ये बहुत फायदे के थे और ब्रिटिश ने वहाँ कब्जा शुरू किया। जैसे हम देखें तो दो वाले इलाके, दो रिवर के बीच के इलाके बहुत ही फर्टाइल होते हैं, उनको कार्टिक वाले पंजाब और बंगाल वाले, और बाद में अगर देखें तो 1856 में अवध पर भी उन्होंने पूरा राज्य यानी कि स्थापित कर लिया और अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। अंडरस्टूड। नाउ इसके बाद क्या हुआ वो देखेंगे। द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। लाइफ कौन है?
यहाँ पे नवाब जी के लिए, नवाब साहब के लिए कहा गया था। अवध जो है वो शरीर है और उसकी आत्मा जो है नवाब अली थे। तो इस तरीके से ये कोटेशन दिया गया कि शरीर से आत्मा को निकाल दिया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। किस सिस्टम से? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से। द लॉर्ड डलहौजी annexations create the dissatisfaction in all the area of the principalities that were annexed, but now were more so than in the kingdom of Awadh in the heart of the North India. Here Nawab Wazir Ali Shah was dethroned and exiled to Kolkata, जो आज का कलकत्ता है, पहले कलकत्ता था, on the plea that the region was being misgoverned. अगर हम देखें तो डलहौजी का जैसे सिस्टम था, उस सिस्टम का अंत ही ये था कि वो किसी न किसी तरीके से इनकी जमीनों पर और इलाकों पे कब्जा करें। वही हुआ। नॉर्थ इंडिया के दिल से वाजिद अली को निकाल कर कोलकाता भेज दिया गया कि भैया तुम यहाँ चलिए। एग्जाम मतलब देश निकाला, तो देश निकाला देकर उनको भेज दिया गया कि तुम मिस गवर्निंग कर रहे हो या सही तरीके से तुमसे संचालित देश चलाया नहीं जा रहा। देश चला कौन रहा था? अंग्रेज। तो आरोप किस पर लगाते? जो वहाँ के अधिकारी सम्राट या जो अधिकारी राजा थे उनके ऊपर। The British government also wrongly assumed that Wazir Ali Shah was unpopular ruler. On the contrary, he was widely loved, and when he left his beloved Lucknow, where many of the followers followed him all the way to Kanpur and singing the song of London. ये अंग्रेजों को ये लगता था कि नवाब वाजिद अली शाह को वहाँ के लोग पसंद नहीं करते और वो लोग उनका सम्मान नहीं करते, परंतु ये बहुत गलत था, क्योंकि जब वाजिद अली शाह कोलकाता के लिए निकले तो लोगों ने विलाप किया। ऐसे रोते ना विलाप करते अपने परिवार के लिए, वैसे विलाप करते हुए कानपुर तक गीत गाते हुए वे उनके साथ गए। ओके, तो ये दिखाता है कि वाकई उनका जो दिल में, मतलब लोगों के दिल में वाजिद अली शाह के लिए काफी प्रेम और उत्साह था, जो आगे हम देखेंगे कि उन्होंने उसके लिए मतलब विलाप के गीत भी बनाए, रोने के और जैसे मातम मनाने के गीत भी बनाए। The widespread sense of the grief and the loss at the Wazir Ali exile was recorded by many contemporary observers। और उस समय कई सारे जो लोग थे जिन्होंने वो दृश्य देखा, उन सब के पास इस चीज की वाजिद अली का एक्साइलेशन यानी कि देश बहारा या देश निकाला जो हुआ था वो देखा गया। तो तब उनमें से कई लोगों ने या एक जो कह सकते ऑब्जर्वर ने ये लिखा था कि शरीर में से प्राण निकाल दिए गए। Then there was no street or market or the house did not wail out crying annoying in the separation of जाने आलम। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी दुकानें और सभी मार्केट जो है अपने जाने आलम किसके लिए कहा जा रहा है? आप लोग कुछ और मत समझना, वाजिद अली जी के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर उनके लिए जो है उनको इस तरीके से मतलब प्यार का नाम दिया गया था कि वो जा रहे हैं और वो दुखी हो रहे थे। और इसी प्रकार से एक जो क्या है गाना भी उनके ऊपर लिखा गया था और वन फोक सॉन्ग विमोडेड दैट। अगर देखें तो वहां पर भी इसी प्रकार की बात जो है इमोशन जो है व्यक्त किया गया था और जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि तो वो जो लमेंट कर रहे, रो रहे हैं कि हमारा जो बहादुर मतलब था और हमारा जो सरताज सरमुकुट था जो वो क्या हो गए हैं, अब हमसे जुदा हो गए हैं। देन इमोशनल, अगर हम देखें तो ये इमोशन और ये दर्द जो है लोगों के अंदर घुला हुआ था। तो अल्टीमेटली जब हम बहुत ज्यादा ग्रीफ आउट होते हैं, एंगर होते हैं, ये सारी चीज जो है मिक्स आउट हो जाती है और इस कारण से ही उस विद्रोह को इतना जोर पकड़ने को मिला। लोग खुलकर उस चीज का सामना किए, जानते हुए भी कि शायद वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे अंग्रेजों के बंदूक के और तोपों के सामने। फिर भी अगर हम देखें जब वाजिद अली शाह चले गए, वहां से गए, तो वो अकेले नहीं गए, उनका पूरा कोर्ट, उनका कल्चर उनके साथ गया, कविता,
जो करने वाली थी, आर्टिस्ट थे, कुक थे, उन सब की जिंदगी तबाह हो गई और उन लोगों को कहीं और काम नहीं करना हो सकता था, क्योंकि वो शुरू से ही एक रॉयल स्टाइल में रहे हुए रॉयल वर्कर्स रहे हुए थे. नाउ Firangi Raj and the end of the world. The chain of the grains in the Awadh linked the priest Talukdar, the peasants and Scipion. In the different way, they came to identify Firangi Raj with the and new world. The breakdown of the things they valued, वो जितनी चीजों से प्यार करते थे, जिस चीज को वो सम्मानित मानते थे, उन सब की मतलब उन सबको गिरा दिया, उन सबको दूर कर दिया उनकी नजर से. अतः उन्होंने ये सोच लिया कि भैया अगर दुनिया का फिरंगी राज का अंत होगा तभी दुनिया का जो कुछ अंत होगा और ये दुनिया खत्म होगी. Then more complex of the emotion, जैसे मैंने कहा कि सारे कॉम्प्लेक्सेस जब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ब्लास्ट आउट होता है. हाउ टू टेक केयर. सो ये जो चीज है, ट्रेडिशन एंड लॉयल्टी वर्क्स देमसेल्फ out of the revolt in 1857. The Awadh, more than elsewhere else, revolt became the expression of the popular resistance to the alien order. इसमें अवध सबसे तेज सर चढ़ के बोला. उसका मुख्य कारण ये था कि क्या हुआ, वो इस कानून से, जो अलायंस कानून था, उसके विरुद्ध में खड़ा हो रहा था और बोलना चाह रहा था. The annexation displaced not just the Nawab, it also disposed on the Talukdars of the region. The countryside of the Awadh was dotted with the estates and forts of Talukdar, who were mainly generation had controlled the land and the power of the countryside. राजा हटा तो हटा, नवाब हटा तो हटा, परंतु अब हाथ पड़ गया किसके ऊपर, अंग्रेजों का, तालुकदारों के लिए. तालुकदारों के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था. उनकी अपनी बड़ी सारी संपत्ति होती थी, उनके छोटे मोटे किले होते थे और वो बहुत अच्छे से बरसों से मतलब पैतृक चल रहे थे और वो उस जगह पे गवर्नमेंट इलाके में रहते थे. बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, तालुक मेंटेन द आर्मी, retain the build the fort and enjoy the degree of autonomy. Then along as they accepted the suzerainty of the Nawabs and paid the revenue of their taluks. Some of the bigger talukdar had as many as 12,000 footed soldiers, and even small ones had about 200. अगर हम देखें तो तालुकदार जो थे, जब तक नवाब के नीचे थे, नवाब की हुकूमत के नीचे थे, तब तक वो क्या कर रहे थे, अच्छे से अपना सब कुछ किला बनाकर करीब 12,000 तक की सिपाही भी रखकर और बढ़िया खेती करते थे. बस उनको क्या करना पड़ता था, नवाब को टाइम टू टाइम क्या रेडी भी करना होता था. देन अगर हम देखें तो 12,000 से लेकर 200 सिपाही उनके पास होते थे, परंतु ब्रिटिश को उनसे भी क्या था, डर था. उनको हर उस चीज से कह सकते हैं ना, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स रही कि उन्होंने क्या कर दिया, किसी भी तरीके के पावर शोइंग पर्सनैलिटी को ग्रिप आउट किया और उसको क्या कर दिया, मसल डाला. देन यहाँ पर देखें तो the Britishers were unwilling to tolerate the power of the Talukdar. Immediately after that annexations, the Talukdars were disarmed and therefore and destroyed. जैसे ही नवाब जी को निकाला, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कह दिया, बता दिया कि उन्हें बर्दाश्त नहीं है. कि कौन बर्दाश्त नहीं, तालुकदार बर्दाश्त नहीं है, उनका पावर, उनका सुपीरियरिटी बर्दाश्त नहीं है. अतः उन्होंने क्या कर दिया, उनके नवाब के साथ ही उनका भी क्या कर दिया, फोर्ट और उनके आर्मी को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिसमिस कर दिया, बंद करवा दी. क्योंकि हम इसको कभी नहीं मानते. ब्रिटिश लैंड हैड इंडियन पॉलिसी फर्दर undermine the position of authority of the Talukdars. After annexation, the first British railway settlements known as the Summer Settlement of 1856, we all go through it, then was based on the conception that the Talukdars were interlocked with no permanent stake in the land. They had established their hold over the land through the forts and fort.
the summer settlement proceed to remove the तालुकदार wherever possible. अगर हम देखें तो तालुकदारों के जो खुद की पुश्तानी जो उनकी तरीके थे उससे हटाने के लिए इन्होंने समर सेटलमेंट लेके आए थे 1826 के दौरान। अगर आप तरीके से अपना कर नहीं दे रहे और आप अपना जो है अपने इलाके में अच्छे से काम नहीं होता है अगर किसी तालुकदार के, तो उसको कहीं पर भी भेजा जा सकता है, किसी दूसरे सेटलमेंट में भेजा जा सकता है, जबकि वो लोग वर्षों से वहां पर सेटल्ड थे और उनकी संपत्ति थी। अगर उनकी संपत्ति है तो उसके परमानेंट सेटलमेंट्स के बाद जो रेन्यू में जो है वो उन्हें शो करना पड़ता था, और जिसके कारण अपन ने पढ़ा है राजस्थान हिल्स और दूसरी जगह की उनकी जमीनों और चीजों को क्या कर दिया, नीलाम कर दिया था। ओके, देन अगर हम देखें तो फिगर शोज द pre-British time the तालुकदार had 67% of the total number of the village in our। तालुकदारों के हाथ में 67 विलेजेस थे, जो कि अब हम देख सकते हो उस समय। देन बाद में इस सेटलमेंट्स के बाद उससे कितने रह गए, 38% ही रह गए, और तालुकदार जो दक्षिण के इलाके में थे उनकी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई, क्योंकि अवध वर hardest hit and some lost more than half of their total number of the villages। और इस कारण से जो दक्षिण के इलाकों में तो कई लोगों को, कई तालुकदारों के तो बहुत सारे गांव उनके हाथ से ले लिए गए, और मतलब एक तरह से उनकी संपत्ति, उनकी जमीन, उनका राज्य हटा दिया गया, और जिस कारण से उन्हें काफी तकलीफ इससे होने लगी। अल्टीमेटली फ्रेंडियों ने या अंग्रेजों ने सब राजाओं को, नवाबों को नहीं छेड़ा, उन्होंने नीचे की जमीन को छेड़ डाला, जो कि तालुकदार के रूप में उस समय देखने में आते थे या वर्क करते थे। ओके, सो लास्ट पैराग्राफ फॉर टुडे। द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स बिलीव दैट बाय रिमूविंग तालुकदार they would be able to settle the land with the actual owner of the soil and thus reduce the level of exploitation of the present while increasing the revenue return for the state। ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि तालुकदार यानी कि उनको हटा देंगे तो हम डायरेक्ट किसान के ऊपर अपना क्या कर सकते हैं, वर्चस्व कर सकते हैं, जो कि जमीन का मालिक है, और उससे हम मनचाही चीज उगवा भी सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट भी कर सकते हैं, और अपने देश के लिए रिसोर्सेस क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा नहीं है पर मैं बोल रही हूँ। The revenue flow for the state increased, but the burden of the demand on the peasants did not decline। अगर हम देखें तो कोई भी राजा किसी भी किसान के लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहता है या उसको उसके किसान के उपज में बेहतरी देना चाहता है तो उसे उसके लिए कुछ काम भी करना चाहिए, पर ऐसा अंग्रेजों ने नहीं किया। अंग्रेजों ने हर बार रेवेन्यू डिमांड तो की, पर कभी ये फाइंड आउट नहीं करने की कोशिश की कि जितना रेवेन्यू, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम इनके ऊपर थोप रहे हैं, कैन दे फॉलो इट और नॉट। उनका क्या अवस्था है, उनकी आर्थिक तंगी कैसी है, क्या उनका जीवन शैली कैसा है, क्या वो उसको हैंडल कर पाएंगे, वो कभी नहीं सोचा उन्होंने। और अगर हम देखें तो उनका उन्होंने हर से बर्डन बढ़ाया, परंतु उनकी डिक्लाइनिंग अवस्था को कभी मतलब देखा नहीं, उसके बारे में सुना नहीं। Then officials who found that the large area of the Awadh were actually happily over-assessed. The increase of revenue demand in some places was from 30 to 70%. Thus, neither the Talukdar nor the peasant had any reason to be happy with the annexation. सीधी सी बात है, अगर देखा जाए तो अवध के कई इलाकों में 30 से लेकर 70% तक का रेवेन्यू सिस्टम जो अपग्रेड कर दिया गया था, जिसके कारण तालुकदार या फिर कोई और इस एनेक्सेशन यानी कि नवाब के जाने से खुश नहीं था, ना ही तालुकदारों के जाने से भी खुश था। कोई एक तो सुनने वाला था पहले, अब हम देखते हैं ऐसा करने के कोई सुनना नहीं है, सब बोल 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 बोलते ही जाना है, और बोलकर इतना प्रस्ताव कर देना है कि किसानों की आवाज या किसी भी दुखी की आवाज नहीं सुनना चाहते, बस वही चाहते हैं डिमांड डिमांड एंड डिमांड। ओके, कई बार ऐसी चीजें कई
जगह पर होती है, कई बार हम भी ऐसी चीजें फेस कर रहे होते, बट नोबडी इज देयर टू फाइंड आउट दैट वेयर यू आर। सो नो प्रॉब्लम, आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है शायद और होने वाले, क्योंकि आपके पेपर्स रिटर्न होंगे। ओके, अगर आप मुझे होमवर्क नहीं सेंड कर रहे, आप मुझे अपना प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करेंगे, दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू। ओके, ये मेरा नहीं, ये सिस्टम का ऑर्डर है। सो आपको ये ध्यान में रखना है, और ये ऑर्डर आ चुके हैं कि इस बार एग्जाम के बिना प्रमोशन नहीं होगा, बच्चों को पास नहीं किया जाएगा। सो प्लीज डू द प्रोजेक्ट वर्क, और साथ में ऑर्डरली वाइवा के लिए तैयारी भी रखें, और जो लेसन्स मैंने आपको पढ़ाए थे और मैंने कुछ काम दिया था आपको, तो वो आप जरूर करेंगे। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, write a full description note on Wajid Ali's accession, and next question है आपका what happened, वैसे अभी ये पूरा नहीं हुआ है, आप चाहे तो उसको करके बाद में दे सकते हैं, about what was the position of Talukdar in the British era. Okay, that's all for today.